हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद अगला टॉपिक है लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। राइट। तो लेंज लॉ को समझने के लिए पहले हम लोग एक सर्कुलर कंडक्टिंग वायर लेंगे और एक मैग्नेट लेंगे। राइट। तो यहाँ पर ये जो बार मैग्नेट है उसकी जो कॉइल की तरफ मतलब कि जो रिंग है उसकी तरफ की जो फेसिंग है वो नॉर्थ पोल की है। राइट। अब इस बार मैग्नेट को अगर हम लोग उस कॉइल की उस रिंग की तरफ ले जाए, राइट, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका चेंज मिलेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ होगा। राइट। ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होने वाला है। अब यहाँ पर बेसिकली लेंज लॉ की मदद से हमें करंट फाइंड करना है कि करंट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। राइट। और यहाँ पर ये जो रिंग है उसके मैग्नेट की तरफ की जो फेसिंग है उसका पोल क्या हो सकता है, ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। राइट। अब यहाँ पर ये जो रिंग के अंदर हमने जो डायरेक्शन यहाँ पर ली है वो एक्चुअली एन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि नॉर्थ पोल ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और नॉर्थ पोल मतलब कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। राइट। तो जब कभी भी बार मैग्नेट रिंग की तरफ जाए, राइट, तो अगर यहाँ पर कॉइल एज ए नॉर्थ पोल एक्ट करे तो फिर यहाँ पर रिपल्जन होगा। राइट। रिपल्जन होगा तो हमें इस बार मैग्नेट को कंटिन्यूसली इस रिंग की तरफ ले जाने के लिए कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाने होंगे, कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करना होगा। राइट। और वो जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं वो यहाँ पर करंट के फॉर्म में हमें मिलेगा एज अ रिजल्ट। तो यहाँ पर से हमें लोग फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर नॉर्थ पोल तरीके से एक्ट करेगा। राइट। तो फोर्स को कैरी आउट कर रहे हैं हम लोग और यहाँ पर एज अ रिजल्ट करंट फ्लो होने वाला है। राइट। तो यहाँ पर कुछ वर्क कराने से यहाँ पर हमें एनर्जी मिल रही है। राइट। तो यहाँ पर तो एनर्जी कंजर्व हो रही है। तो ये हमारा फर्स्ट एजम्पशन है। अब सेकंड एजम्पशन देखेंगे। सेकंड एजम्पशन में हम लोग यहाँ पर नॉर्थ पोल अगेन लेंगे बार मैग्नेट का और जो रिंग है, राइट, तो बार मैग्नेट रिंग की तरफ जा रहा है और रिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हो रहा है ऐसा एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर ये जो रिंग है उसका जो पोल है वो एज अ साउथ पोल यहाँ पर एक्ट कर रहा है। राइट। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें कि ये नॉर्थ है और ये अगर साउथ पोल एक्ट कर रहा है तो नॉर्थ साउथ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। राइट। अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ अगर मैं फ्लिक करूँगा बार मैग्नेट को तो वो खींचता चला जाएगा क्योंकि साउथ विल अट्रैक्ट दिस नॉर्थ। राइट। तो यहाँ पर बहुत ही कम फोर्स, बहुत ही कम एफर्ट से हमें यहाँ पर करंट फ्लो होने को मिल रहा है। राइट। करंट इजीली फ्लो हो रहा है बहुत ही स्मॉल एफर्ट में। तो बहुत ही स्मॉल वर्क डन हो रहा है और उसके सामने बहुत सारी एनर्जी मिल रही है जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिल्कुल खिलाफ है। राइट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होना चाहिए कि जब कभी भी मैं इस बार मैग्नेट को दूर तरफ ले जाऊं तब ये एज ए साउथ पोल अगर एक्ट करे तो ठीक है, क्योंकि तब क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो हमें उसको दूर ले जाने के लिए भी फोर्स अप्लाई करना होगा और एज ए रिजल्ट यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें करंट मिलने वाला है। राइट। तो यहाँ पर हर चीज़ का हिसाब किताब होगा तभी उसको हम लोग बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि कोई भी एनर्जी यूं ही नहीं मिलेगी, किसी न किसी एनर्जी का किसी न किसी दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी। राइट। तो यहाँ पर मुझे ये एरो की चेंज करके पीछे ले जानी है तब यहाँ पर कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी फॉलो होगा। राइट। तो इस तरीके से एरो की जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बार मैग्नेट है हम लोग अगर उसको रिंग के दूर तरफ ले जाएंगे, राइट, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा और उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो पोल है, रिंग का जो पोल है, वो एज अ साउथ पोल एक्ट करने वाला है। राइट। तो ये उसकी एक्सिस है और इस तरीके से मैग्नेट यहाँ पर वर्क करेगा और यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं लेंज लॉ की मदद से। राइट। करंट की क्या डायरेक्शन होगी वो हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं।
अब यहाँ पर दूसरी चीज़ हमें ध्यान में ये रखनी है कि यहाँ पर जो करंट है वो किस तरीके से इंड्यूस हो रहा है, राइट। तो करंट इस तरीके से इंड्यूस हो रहा है, राइट, कॉइल के अंदर, कि उसकी जो डायरेक्शन है वो फ्लक्स के इंक्रीज को ही अपोज करेगी। मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ये मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, बट करंट यहाँ पर इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसको ही अपोज करेगा। ये यहाँ पर हम लोग एज अ फेराडेज लॉ की मदद से यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि फेराडेज लॉ हमें इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखना है तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी, राइट। यहाँ पर भी इक्वेशन में नेगेटिव आया था। नेगेटिव का मतलब कि यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर बार मैग्नेट दूर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑब्वियसली यहाँ पर कम होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होगा जो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा। इसीलिए यहाँ पर साउथ पोल आ जाता है, राइट। साउथ पोल क्या करेगा, इस नॉर्थ को खींचने का ट्राई करेगा, राइट। तो वो इंक्रीज करने का ट्राई करेगा, उस तरीके से यहाँ पर करंट फ्लो होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लेंज लॉ वर्क करता है, राइट। ऑलवेज जो भी करंट है, राइट, वो उस तरीके से फ्लो होगा कि जो फ्लक्स का इंक्रीज या फिर डिक्रीज डिपेंड, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करने का ट्राई करेगा, अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने का ट्राई करेगा। तो अगला क्वेश्चन है, फिगर शोज प्लेनर लूप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स moving out of or into a region of a magnetic field which is directed normal to the plane of the loop away from the reader. Determine the direction of induced current in each loop using Lenz law, right। तो यहाँ पर हमें जो भी ऑब्जेक्ट लिया है हमने, जैसे कि ए बी सी डी ए, राइट, दूसरा ए बी सी ए, और तीसरा यहाँ पर ए बी सी डी ए, राइट, फिर से। तो यहाँ पर अलग अलग लूप के हमें यहाँ पर करंट के डायरेक्शन यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो बेसिकली तीनों लूप में अलग अलग चीज़ें हो रही है। जैसे कि ये पहला लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है तो यहाँ पर करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा, क्योंकि वो एंटर हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, बट उसके कारण जो करंट यहाँ पर इंड्यूस होगा वो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन लेगा कि जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इंड्यूस करंट है वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर को डिक्रीज करना चाहेगा, राइट। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा, राइट, तो उस करंट की डायरेक्शन होगी बी सी डी ए बी, राइट। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उस करंट की डायरेक्शन होगी बी सी डी ए बी, राइट, बी सी डी ए बी। तो यहाँ पर बी सी डी ए बी, राइट, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस होगा वो अपोज करेगा जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, राइट। ओके, अब सेकेंड लूप लेंगे, राइट। सेकेंड लूप में ए बी सी है, ट्राइंगुलर लूप है, राइट। अब ट्राइंगुलर लूप यहाँ से बाहर जा रहा है, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो करंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर फ्लो होगा, करंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंड्यूस होगा जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा करंट की डायरेक्शन होगी, सॉरी यहाँ पर सेकंड है, राइट। तो सेकंड में करंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी बी ए सी बी, राइट, बी ए सी बी। तो बी ए सी बी मतलब कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा था, अगर आपने सॉरी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही हो रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बी ए सी बी, राइट। ओके, अब तीसरे ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, राइट, थर्ड की, तो ऑब्वियसली ये जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर की तरफ जा रहा है, राइट। बाहर की तरफ जा रहा है तो
फिर से यहाँ पर बाहर की तरफ जा रहा था तो हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे थे, राइट। यहाँ पर भी बाहर की तरफ जाएगा तो भी हम लोग यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही लेंगे, राइट। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर C D A B C, राइट। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं C, देन D A B C, राइट। तो ये हमारे करंट की डायरेक्शन होगा, क्योंकि फिर से ये जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर इंड्यूस करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा CDABC। अगला क्वेश्चन है, अ क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट्स हेल्ड फिक्स्ड, कैन वी होप टू जनरेट नो करंट कैन वी होप टू जनरेट करंट इन द लूप बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। तो यहाँ पर आंसर होगा नो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज गिव्स करंट। हमेशा हमें करंट इस वजह से मिलता है, राइट, कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ही कांस्टेंट रहेगा, राइट, तो वहां पर हमें करंट नहीं मिलने वाला। सेकेंड क्वेश्चन में, अ क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ लार्ज कैपेसिटर, इज अ करंट इंड्यूस इन द लूप first when it is wholly inside the region between the capacitor plates. When it is partially outside the plate of the capacitor, the electric field is normal to the plane of the loop, राइट। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि जो क्लोज लूप है, राइट, वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल यहाँ पर मूव कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द लार्ज कैपेसिटर, तो क्या यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा जब कभी भी वो पूरा यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो पूरा अगर रीजन में आ रहा है या फिर थोड़ा सा पार्शियली वो रीजन में आ रहा है, राइट। दोनों ही केसेस में हमें यहाँ पर ये चीज़ फाइंड करनी है कि क्या करंट इंड्यूस होगा, राइट। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा नो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चेंज की मदद से कभी भी हमें करंट नहीं मिलने वाला। करंट हमें मिलता है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज की वजह से कभी भी करंट नहीं मिलता। उसके बाद, अ रेक्टेंगुलर लूप एंड अ सर्क्यूलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन to a field free region with a constant velocity v, in which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passage out of the field region? The field is normal to the loops, right? ओके, अब यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर लूप है और एक सर्कुलर लूप है, दोनों ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहे हैं, राइट, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। अब यहाँ पर कौन से लूप में जो EMF है वो कांस्टेंट होगा, राइट, पर्टिकुलर फील्ड रीजन में, राइट। यहाँ पर जो फील्ड है वो लूप के परपेंडिकुलर है। तो कौन से पर्टिकुलर केस में EMF कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर आंसर है कि जो हमारा यहाँ पर रेक्टेंगुलर लूप है, राइट, उसमें EMF कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर, राइट, रेक्टेंगुलर लूप EMF कांस्टेंट, राइट। रेक्टेंगुलर लूप EMF रिमेन्स कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर लूप का जो शेप है, अगर वो बाहर निकलेगा तो वो सेम शेप में बाहर निकलेगा, मतलब कि उसका जो एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो सेम रहने वाला है जब कभी भी वो बाहर निकलेगा। बट यहाँ पर अगर सर्कल की बात करें तो सर्कुलर वे में वो धीरे धीरे इस तरीके से बाहर निकलेगा, मतलब कि कम एरिया से फिर ज़्यादा एरिया और ज़्यादा एरिया से फिर कम एरिया की तरफ इस तरीके से बाहर आएगा। तो यहाँ पर जो सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर लूप है, उसके लिए जो EMF है वो वेरी करेगा। EMF यहाँ पर एरिया के हिसाब से चेंज होगा, बट यहाँ पर रेक्टेंगुलर लूप का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ही है यहाँ से यहाँ तक, तो इसलिए यहाँ पर EMF कांस्टेंट रहेगा रेक्टेंगल के पर्टिकुलर केस में, और सर्कल वाले पर्टिकुलर केस में EMF चेंज होगा, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द पोलरिटी ऑफ अ कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय फिगर। यहाँ पर कैपेसिटर की पोलरिटी यहाँ पर हमें देनी है कि
कौन सा ए या फिर बी, कौन सा ए मतलब ए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, या फिर बी पॉजिटिव है या फिर बी नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नॉर्थ टू साउथ होती है, राइट। नॉर्थ टू साउथ अगर हमारा थंब फेस करे, राइट, थंब की फेसिंग अगर नॉर्थ टू साउथ होगी तो हमारे जो फिंगर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में होंगे, राइट। तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। करंट की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर इस तरीके से फ्लो होगा जिस तरीके से ए में से करंट बाहर निकल रहा है और बी में करंट एंड हो रहा है, राइट। करंट मेनली कौन सी पोलरिटी से बाहर आता है, तो पॉजिटिव पोलरिटी से। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पोलरिटी प्लेट ए विल बी पॉजिटिव। सिमिलरली बी की पोलरिटी क्या होगी, राइट। तो यहाँ पर रिस्पेक्टिव की बात करेंगे, जैसे कि पोलरिटी ऑफ प्लेट ए विल बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट बी इन दी कैपेसिटर। ज़रूरी नहीं कि दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो, बट जो ए की पोलरिटी है वो बी की पोलरिटी के विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव होगा, वो ज़्यादा पोलरिटी होगा, राइट, पॉजिटिव में। तो अगला हमारा टॉपिक है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। तो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए पहले हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स ध्यान में लिए, राइट। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे हमने एक यू शेप कंडक्टिंग वायर लिया। अब यू शेप कंडक्टिंग वायर के जो दो आर्म्स है उन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज स्मॉल एल, राइट। ओके, एक दूसरा रॉड लिया हमने जो कि कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिव मटेरियल है। अब ये जो रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और यू शेप वायर के ऊपर v जितनी वेलोसिटी से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर कम होता जाएगा, राइट। उस क्रॉस सेक्शन एरिया के कम होने के कारण मतलब कि एक्स यहाँ पर डिक्रीज होने के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिक्रीज होगा तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे। तो मैं पहले फर्स्ट फॉर्मूला से स्टार्ट करूँगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारे सिस्टम का, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला होगी फाई बी, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड फाई बी इज इक्वल टू, वैसे फॉर्मूला होती है बी इंटू ए क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा लेंथ, राइट, इंटू डिस्टेंस, राइट, बी एल एक्स आएगा। तो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ सिस्टम का, राइट। ओके, अब हम लोग यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे जो कि फैराडेज लॉ की मदद से फाइंड आउट होगा। तो फैराडेज लॉ की मदद से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्मूला E इज इक्वल टू, वो होगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर हमने 5b लिया है तो 5b आएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर माइनस डी अपॉन डी टी, राइट। और 5b का यहाँ पर क्या इक्वेशन हमने लिखा था, तो वो है b इंटू एल लेंथ इंटू एक्स। तो ये कंप्लीट इक्वेशन आ जाएगा, राइट। ओके, अब इसके बाद इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा माइनस बी इंटू एल, राइट, बी इंटू एल एंड देन डी एक्स बाई डी टी, मतलब कि डी इंटू एक्स अपॉन यहाँ पर आएगा डी इंटू टी, डी एक्स बाई डी टी। तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा माइनस उसका सॉल्यूशन। अब ये पर्टिकुलर टर्म डेरिवेशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ, राइट। तो डेरिवेशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो माइनस बी इंटू एल इंटू यहाँ पर क्या आएगा वी आएगा, राइट। वो स्पीड होगी, हमारा जो पर्टिकुलर रॉड है उसकी स्पीड है लेफ्ट हैंड साइड जाने की। तो बी एल वी, ये कंप्लीट इक्वेशन आ गया, राइट। ओके, अब यहाँ पर जो हमें इंड्यूस ईएमएफ मिल रहा है बेसिकली किस वजह से मिल रहा है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उस वजह से इंड्यूस ईएमएफ मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो लॉरेंट्ज है, यहाँ पर लॉरेंट्ज फोर्स भी एप्लीकेबल है क्योंकि लॉरेंट्ज फोर्स तब लगेगा जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और उसके साथ साथ करंट भी फ्लो होगा, राइट। तो तब लॉरेंट्ज फोर्स एप्लीकेबल है। अब करंट मतलब कि क्या,
करंट मीन्स एग्जैक्टली इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज उस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, राइट। सारे चार्ज उस फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे जो कि लॉरेंट्ज फोर्स है। तो यहाँ पर जो पी क्यू में रहने वाले जितने भी चार्ज है उस पर एक पर्टिकुलर लॉरेंट्ज फोर्स यहाँ पर फील होगा। अब उस फोर्स की वजह से यहाँ पर ये फोर्स भी लग रहा है और ये चार्जेस भी लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू। पी टू क्यू, पी पॉइंट टू क्यू पॉइंट पे चार्ज मूव होने के लिए जो वर्क डन हो रहा है उसकी फॉर्मूला लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर उसकी फॉर्मूला आएगी W इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B इंटू L, राइट। तो इस तरीके से वो फॉर्मूला आएगी Q इंटू VBL। एक्चुअली जो वर्क डन की फॉर्मूला है अगर वो मैं लिखूं तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कहाँ से आई, बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Q मतलब कि चार्ज इंटू पोटेंशियल, राइट, इंटू वोल्टेज। बट यहाँ पर जो वोल्टेज है उसका काम कौन करेगा, तो वो ईएमएफ करेगा, तो इसीलिए BLV, तो इसीलिए यहाँ पर VBL आ गया, राइट। ओके, अब ईएमएफ फाइंड करेंगे। ईएमएफ बेसिकली क्या है, ईएमएफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो इसी फॉर्मूला से वो आ जाएगा, राइट। वी की जगह पर अगर मैं ई लिखूं तो ई को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या मिलेगा, ई इज इक्वल टू डब्ल्यू मतलब कि वर्क डन पर चार्ज, वर्क डन पर चार्ज लिखेंगे, राइट। तो वर्क डन पर चार्ज अगर करेंगे तो बेसिकली हमें फिर से बी वी एल मिलेगा, राइट। ई इज इक्वल टू बी वी एल, राइट। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमने मिली तो वो है इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्मूला अक्रॉस द रॉड पी क्यू, राइट। अब ये सिमिलर इक्वेशन किसके बराबर है, तो यहाँ पर हमने जो डिराइव की थी उसी के बराबर है, राइट। तो यहाँ से हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं, राइट। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन फैराडे के लॉ पर बेस्ड है, राइट। तो जब कोई भी कंडक्टर यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है और कंडक्टर अगर यूनिफॉर्म और टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव हो रहा है तो हम लोग फैराडेज लॉ की मदद से ये इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, राइट। अब दूसरी जगह अगर दूसरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अगर समझें तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड, राइट, मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर है अगर स्टेशनरी रहेगा तो वहाँ पर लॉरेंस फोर्स नहीं लगेगा, बट यहाँ पर जो पर्टिकुलर कंडक्टर है वो मोशन में है, राइट। मोशन में होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्जेस। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर मोशन में है, राइट, तब ये लॉरेंट्ज फोर्स लगेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी, उसके कारण भी यहाँ पर फोर्स लगेगा। बट मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो v है वो ज़ीरो हो गया, मतलब चार्ज का कोई मोशन नहीं है। v अगर ज़ीरो हो गया तो वेक्टर v इज इक्वल टू ज़ीरो, और तब हमारे पास जो फोर्स की फॉर्मूला होगी वो हो जाएगी q इंटू वैक्टर e, राइट। ये कंप्लीटली फोर्स की फॉर्मूला तब हो जाएगी, सिर्फ हमें फोर्स मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ही मदद से, राइट। तो इस तरीके से ये फोर्स फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, a metallic rod of 1 meter length is rotated with a frequency of 50 revolution per second with one end hinged at the center and the other end at the circumference of a circular metallic ring of radius 1 meter about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring as per figure. A constant and uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere. What is the EMF between the center and the metallic ring? राइट। तो यहाँ पर एक मेटेलिक रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और यहाँ पर ये जो रॉड है वो रोटेट हो रहा है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, राइट। अब यहाँ पर उसका जो पर्टिकुलर वन एंड है वो फिक्स किया गया सेंटर पे, राइट। और जो अदर एंड है वो सर्कुलर सरकमफ्रेंस पे वो रोटेट हो सकता है, राइट। और रेडियस है 1 मीटर, राइट। तो
जो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने दिया है 1 टेस्ला, जो कि इस पूरे सेटअप के परपेंडिकुलर है, राइट। तो व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड मेटेलिक रिंग, ये चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, राइट। ओके, तो यहाँ पर ये जो रॉड है वो रोटेट हो रहा है, राइट। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है रॉड पे, राइट, वो लॉरेंट्ज फोर्स की मदद से आउटर एंड पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर जो सेपरेशन है, राइट, वो सेपरेशन हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि इस रॉड में मोशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएंगे, और इसीलिए वो फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर वन एंड पे एक्यूमुलेट होते हैं, राइट। अब कुछ पर्टिकुलर ईएमएफ में इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन, इलेक्ट्रॉन पे जो धक्का लग रहा है वो कम हो जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा, राइट। क्योंकि ईएमएफ इतना बढ़ चुका है कि अब इलेक्ट्रॉन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन सारे एक्यूमुलेट हो चुके हैं, राइट। तो इस पोजीशन पे हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेडी स्टेट रीच कर चुके हैं, स्टेडी स्टेट आ चुका है, राइट। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का, वो इस रॉड, इस लेंथ ऑफ रॉड पे कितना मिल रहा है वो फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन लगाएंगे, पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और फिर उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट के लिए स्मॉल ईएमएफ मिलेगा डीई, डीई इज इक्वल टू, यहाँ पर मोशनल ईएमएफ है, मोशनल ईएमएफ है इसीलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू स्पीड ऑफ दैट रॉड एंड इनटू डी आर, मतलब कि स्मॉल डिस्टेंस, राइट। ओके, अब हमें टोटल ईएमएफ फाइंड करना है रॉड पे। तो टोटल ईएमएफ के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। तो इंटीग्रेशन ई टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ई आ जाएगा, राइट। ओके, अब उसके बाद जो इंटीग्रेशन डी ई है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन डी ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू वी इंटू डी आर, राइट। ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब ये जो इंटीग्रेशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू आर है। अगर वो विथ रिस्पेक्ट टू आर है तो यहाँ पर हम लोग सेंटर से लेके रेडियस तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, सेंटर से लेकर रेडियस तक, राइट। अब उसका सॉल्यूशन हम लोग अगर लाएं तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अगेन सिमिलरली ज़ीरो सेंटर से लेके रेडियस तक आर, राइट। और b इंटू वी, वी मतलब लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ओमेगा इंटू आर में, राइट, एंगुलर में, इंटू डी आर। तो ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन में से जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो हम लोग बाहर निकाल दें। उससे पहले जो v का फॉर्मेशन हुआ उसकी इक्वेशन अगर मैं लिख लूँ तो v इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, एंगुलर स्पीड इनटू रेडियस ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। तो उसका रेडियस यहाँ पर लिखना है, राइट, ये लिख लिया। ओके, अब इसका सॉल्यूशन अगर करें तो इज इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आउटसाइड तो b ओमेगा बाहर चला जाएगा। अब बाकी रहा इंटीग्रेशन, ज़ीरो टू आर तक का इंटीग्रेशन है, राइट। और यहाँ पर क्या मिलेगा, आर डी आर, राइट। ओके, तो इज इक्वल टू, अब इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा b इंटू ओमेगा, राइट, इंटू आर स्क्वेयर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट, बाय टू। तो इस तरीके से ये ईएमएफ की इक्वेशन मिली। अब हम लोग वैल्यूज अंदर पुट करेंगे, तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/2 इंटू, यहाँ पर आएगा 1, राइट, 1 टेस्ला जो कि मैग्नेटिक फील्ड है। फिर आता है ओमेगा, ओमेगा मतलब कि यहाँ पर 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, तो यहाँ पर पहले तो 2 पाई, उसको कन्वर्ट करेंगे रिवॉल्यूशन से, राइट। तो 2 पाई इंटू 50 एंड देन रेडियस स्क्वायर। अब रेडियस यहाँ पर कितना है, 1 मीटर दिया गया है, तो 1 स्क्वायर आएगा, राइट। ओके, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा 157 वोल्ट। तो ये हमें ईएमएफ मिल रहा है पर्टिकुलर हमारे रॉड पे जो कि सर्क्युलरली मूव कर रहा है, राइट।
उसके बाद है एग्जाम्पल, अ व्हील विथ 10 मेटेलिक स्पॉक्स ईच 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विथ a speed of 120 revolution per minute in a plane normal to the horizontal component of Earth's magnetic field HE at a place. If HE is equal to 0.4 Gauss at the place, what is the induced EMF between the axle and the rim of the wheel? Not that 1 G is equal to 10 raised to minus 4 Tesla. तो पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम से समझेंगे। तो इस तरीके से सिचुएशन दी गई है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है और परपेंडिकुलर में व्हील यहाँ पर घूम रहा है, राइट। तो सिस्टम के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है। तो बेसिकली अगर सर्कुलर इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर फाइंड करना है तो उसकी इक्वेशन बहुत ही कॉमन है। मोशनल ईएमएफ, रोटेशनल मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन है 1/2 इंटू बी ओमेगा इंटू आर स्क्वेयर, राइट। ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो दैट इज 1/2 इंटू बी। बी यहाँ पर मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड, राइट। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना दिया है तो वो है 0.4 गॉस। उसको कन्वर्ट करेंगे पहले 0.4 गॉस को कन्वर्ट करेंगे टेस्ला में तो इंटू 10⁻⁻⁴ आएगा, राइट। इंटू ओमेगा। ओमेगा यहाँ पर कितना मिलेगा तो ओमेगा 120 रिवोल्यूशंस है, राइट। तो 120 रिवोल्यूशंस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 120 इंटू 2 पाई एंड पर मिनट है तो यहाँ पर अपॉन 60 आ जाएगा, राइट। एंड देन इंटू रेडियस स्क्वायर। अब रेडियस कितना दिया गया है तो वो है 0.5, तो यहाँ पर 0.5 एंड देन स्क्वायर ऑफ 0.5, तो यहाँ पर ब्रैकेट भी लिख देंगे, राइट। ओके, अब इसको यहाँ पर हमें सिंपली सॉल्व करना है। तो वैल्यू जो मिलेगी वो हमें मिलेगी 6.28 इंटू 10⁻⁻⁵ और वो होगा वोल्ट। तो ये हमें मिला बेसिकली ईएमएफ इज इक्वल टू 6.28 इंटू 10⁻⁵, राइट। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ स्पोक्स इज इमटेरियल बिकॉज द ईएमएफ अक्रॉस द स्पोक्स आर पैरेलल। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्पोक्स के परपेंडिकुलर है, बट जो ईएमएफ हमें मिलने वाला है वो स्पोक्स के पैरेलल मिलने वाला है, राइट। तो ये था इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन।